A very good morning to all of welcome to this lecture second of this course. आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो हिस्ट्री है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इससे पहले भी जब ब्रिटेन के अंदर आए थे तो वहां पे भी बहुत सारे जो एक्ट थे वो यहाँ पे पास हुए थे, जो इंडिया का जो काम यहाँ पे देखते थे, जिस जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था या जो इंडिया के जो लेजिस्लेटिव था वो किस तरीके से काम करता था, तो उसके रिगार्डिंग पे थे। इसको हम कई बार चार्टर्ड एक्ट भी कहते हैं, पिट्स एक्ट भी कहते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वहां पे आते हैं, जिसकी तरह जिनके बेसिस के ऊपर यहाँ पे काम चल रहा था। तो ये कुछ एक्ट यहाँ पे हम ये टॉपिक जब हम इसकी बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ से इसको आप दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के अंदर भी आ सकते हैं, और दूसरा बन जाता है वो आपके जीके का भी पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ ये हिस्ट्री के अंदर आता है तो ये जीके के अंदर भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाता है। जो मैंने आपको कल सिलेबस बताया था जीके का, तो वहां पे हिस्ट्री भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वहां पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम ये डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिकल चीजों की बात करते हैं, तो 1600 में जो है वो ब्रिटिशर जो है वो इंडिया के अंदर आए थे। वो एज ए ट्रेडर आए थे इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है। ठीक है। और लेकिन जहां पे उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट था वहां पे ट्रेडिंग करने का, जो उनको जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया था कि आप जो है वो इंडिया के अंदर एक तरह से ट्रेड करेंगे, कम वहां पे बिजनेस करेंगे। ठीक है। लेकिन 65 में क्या हुआ कि जो कंपनी है, जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ना एक दीवानी राइट एक्वायर कर लिए। ठीक है। जो राइट की बात करता है रेवेन्यू के ऊपर और सिविल जस्टिस के ऊपर। ठीक है। रेवेन्यू यानी कि जमीनें, और सिविल जस्टिस यानी कि जो आपका है, जो आपका जस्टिस सिस्टम है, वहां पर उन्होंने राइट एक्वायर कर दिया। ठीक है। ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये जो तीन चीजें यहाँ पे हैं, ये आपकी एक प्रोविंसेस थी उस टाइम पे जो बाद में बनी थी। ठीक है। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है आपका 1765। ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ ये हमने एक शॉर्ट में डिस्कस किया, थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप आपका ये हो गया। यहाँ पे हिस्ट्री को समझते हैं कि कौन कौन से एक्ट आए। ठीक है। उन एक्ट्स में क्या बदलाव किए गए। क्वेश्चन आपका इस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर वहीं से बनेगा, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है। ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री की बात करते हैं कि क्योंकि एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ये बोलते हैं कि वो एक बोरो, कि वहां पे जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अदर कंट्रीज से ली गई हैं, या जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ चीजें थी उनको वहां में ऐड ऑन किया गया, उनको वहां से लिया गया है, उनको एज इट इज वहां पे लिया गया है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज की चीजें थी चीज नहीं लिया गया है, उनको जो हमारे देश के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा उनको वो चीजें वहां पे ली गई हैं। ठीक है। तो ये चीजें वहां पे आती हैं। तो हमारे पास पहला एक्ट हमारे पास यहाँ पे आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। यहाँ से जो आपके पास क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पहला एक्ट तो आपका वो 1773 के अंदर आया था। ठीक है। इसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ कि जो एक तरह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, पहले ये था ना कि जो आपका ईस्ट इंडियन कंपनी है, वो सिर्फ क्वीन के अंडर काम करती थी, मतलब उनको जो ऑर्डर वो और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब ये एक्ट आया, तो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ठीक है, उनका जो एक तरह से जो काम करने थे, वो जो उनके अफेयर्स थे, ठीक है, दैट शुड बी रेगुलेटिंग बाय द जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनके पास वो राइट आ गया। मतलब कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर इस कंपनी को कोई काम करना है, कोई नई चीज ऐड करें, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की परमिशन या फिर वहां पे जो है वो वहां पे वो चीज रखनी पड़ेगी, तब जाके वो तब वहां पे जो है वो उनके जो रेगुलेटिंग अफेयर्स थे इस कंपनी के, उनको रेगुलेट करने की पावर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गई। ठीक है। अगर आपको कहीं लगेगा ना कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ या कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो चीज आप मेरे को बता देना। आप जो है वो आ सकते हैं कि वो थोड़ा स्लो करें, और कोई चीज आपको बीच में समझ नहीं आती तो आप वो बीच में क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। बेसिकली यहाँ से कुछ समझने के लिए है
टॉपिक के अंदर, क्योंकि मैंने शॉर्ट में हर चीज ली है। आपको जितना पढ़ना चाहिए इस पार्ट से, मैंने वो चीजें यहाँ पे कवर की हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का पहले गवर्नर था, उसको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। तो पहले कौन थे? वो थे वरुण हेस्टिंग। ये यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आपका बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ना गवर्नर काउंसिल क्रिएट की गई विथ 4 मेंबर्स। ठीक है। ये भी आपके पास यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट बट एस्टेब्लिशेस कलकत्ता एज एपेक्स कोर्ट इन 1774। वो इस एक्ट की वजह से वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में पावर आई तो चीजें वहां पे हुई है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको ये गवर्नर जनरल का। ठीक है। दूसरा ये आपके पास सुप्रीम कोर्ट का। तीसरा बनता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे जो है वो इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। अब पहले क्या था ना कि जो कमर्शियल पॉलिटिकल, जो मतलब कमर्शियल काम थे, जो बिजनेस कंपनी करती थी या जो पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के थे, वो सेम थे। मतलब उनको डिवाइड नहीं किया गया था। वो पे करते थे, वो सेम अफेयर्स वहां पे होते थे। लेकिन जब ये पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे आया, तो जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे कंपनी के, उनको सेपरेट यहाँ पे किया गया। वहां पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, वो कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज को मैनेज करते थे। जो वो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे जो है वो एक तरह से डिवाइडेशन यहाँ पे किया गया कंपनी के काम को, ताकि जो कंपनी इफेक्टिव तरीके से वहां पे हो पाए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो पोजीशन के अंदर इंडिया, मतलब जो इंडिया था जहां पे उनके रूल चलता था, वहां पे वो पोजीशन के अंदर थे, उनको यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, वहां पे उस टेरिटरी को कहा गया में टेरिटरी थी। ठीक है। और वहां पे पहले बंगाल के अंदर गवर्नर काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां पे। अब मध्य जो है वो गवर्नर काउंसिल वहां पे एक तरह से एस्टेब्लिश वहां पे की गई। ठीक है। तो ये आपको ये पिट्स इंडिया एक्ट वहां पे आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 1933 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसको यहाँ पे इंडिया का गवर्नर बनाया गया। ठीक है। उसको एज ए डेजिग्नेट वहां पे किया गया। और जो पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बन जाए। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ कि भाई जो कमर्शियल एक्टिविटी थी कंपनी की, उसको यहाँ पे एंड किया गया और उसको ट्रांसफॉर्म किया गया एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है। कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम वहां पे होता है। तो उनको जो आपके जो कोर्ट ऑफ सॉरी जो यहाँ पे मैंने जो पीछे पीछे आपको पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है। जो आपके पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कमर्शियल एक्टिविटीज को यहाँ पे मैनेज करते थे। ठीक है। उसके बाद जो कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे होते हैं, उनको उनको एंड यहाँ पे किया गया। और उनको एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी वहां पे रखा गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए करेगी। मतलब कमर्शियल काम जो है वो उनको सिर्फ नाम ही चेंज यहाँ पे हुआ, बाकी काम तो वो सेम ही रह गया वहां पे। ठीक है। तो ये आपके हमारे पास यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट आता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद 1853 का हमारे पास यहाँ पे ये एक्ट आता है। एक्ट हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपकी गवर्नर जनरल काउंसिल थी, ठीक है, जो आपके पास चाहे वो जिसको हम बात, जो इंडिया का जो गवर्नर जनरल था, जो वहां पे जो उसकी एग्जीक्यूटिव जो मतलब काउंसिल थी। ठीक है। तो उनमें ना मतलब उस उसके उनके काम को यहाँ पे डिवाइड किया गया। वो एक लेजिस्लेटिव काम वहां पे था और एग्जीक्यूटिव काम वहां पे था। तो वहां पे ना उसकी जो पावर्स थी इसकी, उसको सेपरेट यहाँ पे किया गया। अब उसकी करेंगे। ठीक है। उसको यहाँ पे सेपरेट किया गया। ठीक है। उसके बाद जो आपका 1853 का हमारे पास यहाँ पे एक्ट आया, जिसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि आपकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, वो वहां पे उसको वहां पे क्रिएट किया गया। ठीक है। वहां पे होंगे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है। वहां से जो 6 मेंबर यहाँ पे होंगे, सॉरी फॉर दैट, 4 जो मेंबर होंगे यहाँ पे जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। ठीक है। चाहे वो आपका मद्रास है, बॉम्बे है, आगरा, बंगाल, 4 मेंबर यहाँ से होंगे। 2 मेंबर जो है बाद में जो वहां पे वो अपॉइंट वहां पे कर सकते हैं। और एक तरह से इंडियन सिविल सर्विसेज यहाँ पे ओपन की गई, जहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे आपके आपके इस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गए थे। ठीक है। तो वहां पे जो है वो वहां पे ऑफिसर रिक्रूट करेंगे ओपन कंपटीशन से। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपका
ये हिस्ट्री के अंदर आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। 6 मेंबर थे, 4 मेंबर कहाँ-कहाँ से हमारे पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई थी, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये आपका चार्टर्ड एक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जब हम वो एक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको समझने की, ये जो इसके बाद हम एक्ट यहाँ पढ़ेंगे, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं, तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट एक्ट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस वहाँ पे किए गए थे। और एज एन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम यहाँ से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है इंडिया की, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ से जो जितने भी एक्ट आए हैं इसके बाद, तो वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बनते हैं या फिर आपके क्वेश्चन बनते हैं, या फिर अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें, कंप्यूटर एग्जाम की, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, अब देखिए जब ये एक्ट हमारे पास यहाँ पे देश के अंदर आया, तो 1857 के अंदर रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। उस चीज को देखते हुए तो क्या हुआ कि जो आपका जो कंपनी थी, रूल ऑफ कंपनी खत्म किया गया, ठीक है। और जो ब्रिटिश पोजेशन था, ठीक है, इंडिया जो उसको कहते थे, ठीक है, वो डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन है। और एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो चीजें 1857 के अंदर हुई कि यहाँ पे विद्रोह हुआ और कंपनी के अगेंस्ट वहां पे विद्रोह किया गया कि कंपनी को यहाँ पे हटाना चाहिए, हम जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश जो क्राउन था वहां पे उन्होंने किया यहाँ पे। और यहाँ पे एक तरह से ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यहाँ पे फॉर इंडिया, यहाँ पे एक ऑफिस, ठीक है, पहली बार। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी उसको एक 15 मेंबर काउंसिल थी उस, ठीक है। और उसके बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस अथॉरिटी के अंदर आ गया। और वाइसराय था ना, वाइसराय यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई, वो एज एन एजेंट यहाँ पे काम करता था। जो क्राउन को सारी चीजें बताएगा कि ये चीज यहाँ पे हो रही है या फिर ऐसे ऐसे काम यहाँ पे हो रहा था। और यहाँ पे जो इंडिया का जो गवर्नर जनरल थे ना, उनको यहाँ पे एज ए वाइसराय डेजिग्नेट इस एक्ट के आने के बाद। तो पहले जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, ठीक है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे या जो उनको यहाँ पे अबॉलिश किया गया, जब कंपनी के काम को सेपरेट किया गया था ना पीछे, तो वहां पे बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कमर्शियल काम देखते थे, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव काम वहां पे देखते थे, उनको यहाँ पे अबॉलिश किया गया। यहाँ पे जो एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाया गया और 15 मेंबर काउंसिल वहां पे बनाई गई, वहां वायसराय को अपॉइंट किया गया। तो वो ब्रिटिश क्राउन और दोनों के बीच में जो वहां पे वो काम करते थे, जो ब्रिटिश क्राउन को इसकी जानकारी देते थे कि ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो ये इस एक्ट के आने के बाद यहाँ पे जो है वो हो गया। इसके बाद 1861 के अंदर जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट आपके पास आता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हुई कि जो इंडियंस थे ना, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना यहाँ पे शुरू हुआ वाइसराय काउंसिल के अंदर, ठीक है। जो पीछे पढ़ाया आपको, तो वहां पे इंडियंस को भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ, ठीक है। और यहाँ बनाए गए वहां पे कि इंडियंस की जो एंट्री है एज एन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वहां पे की जाए, जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वहां पे, उनको वहां पे एज एन एंट्री वहां मिलना शुरू हुआ वाइसराय काउंसिल के अंदर, ठीक है। और एक तरह से जो मद्रास बॉम्बे थी, ठीक है, या फिर उस वहां पे जो मद्रास बॉम्बे जो प्रोविंसेस थी ना, वहां पे एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे इनिशिएट वहां पे किया गया इन प्रेसिडेंसी के अंदर, बाद जो 1861 का आपका जो एक्ट है, ठीक है। और तो वहां पे उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी यहाँ पे वहाँ स्टोर किया गया, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्ट आता है 18, किसी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, या कोई चीजें रिपीट करनी है तो वो मुझसे बता सकते हैं कि कोई चीज आपको रिपीट करने को समझ नहीं आ रही है, फिर से रिपीट करनी है, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट एक्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, यानी कि नॉमिनेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना वाइसराय की, उसको यहाँ पे एक्सपेंड किया गया, ठीक है। और वहां
वहां पे बहुत सारे काम लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास दिए गए, जैसे मान लो कि बजट के ऊपर डिस्कशन होना है, या फिर जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव थे के काम के लिए, तो वो भी एक तरह से फंक्शन यहाँ पे उसको जो है वो एक्सपेंड यहाँ पे किया गया कि बजट के ऊपर डिस्कशन करना है, बजट कितना चाहिए, बजट चाहिए, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और जो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग करने की बात थी, तो उसको यहाँ पे जो है वो एक तरह से एक्सपेंड यहाँ पे किया गया। ठीक है, एक एक्ट हमारे पास यहाँ हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम पर्पज को लेके। ठीक है, ये एक्ट हमारे पास यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यहाँ पे एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉन्टी मॉलो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, या आपने अपने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है, अगर किसी ने बीए की है इसमें जो ग्रेजुएशन की है, तो वहां पे आपने हिस्ट्री को भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस एक्ट के आने की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए फर्स्ट टाइम। ठीक है, रिफॉर्म्स यहाँ पे और जो आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे जो बनाया गया इस 19। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जहाँ पे 16 मेंबर्स थे, उनको 60 तक जो है वो इंक्रीज यहाँ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। ठीक है, और एक तरह से जो एक सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोड थे उनको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड कम्युनल इलेक्ट्रोड थे, जो वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब उनको एक्सेप्ट यहाँ पे किया गया, तो वो 1909 एक्ट के बाद उनको यहाँ पे। ठीक है, और एक तरह से जो है वो और यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ यहाँ से बन जाता है, वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियन थे उनका मेंबर यहाँ पे बनाया गया था। जो पहले मेंबर थे वो है एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद से जो लॉ मेंबर वहां पे बनाए गए थे। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपने कॉपी पेंसिल साथ में ली है तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं, एज ए शॉर्ट फॉर्म है आपको याद करने के लिए। पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगी, और जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगा थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आती हैं। हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एक्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, सॉरी 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू जेम्स और रिफॉर्म भी के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, जो चीजें आपको समझनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे ना, उनको यहाँ पे सेपरेट किया गया। जो आप अभी आप प्रेजेंट में देख रहे हैं ना कि भाई तीन तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। आप तीन लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, आपके पास यूनियन लिस्ट है, आपके पास स्टेट है, जो वहां पे जो स्टेट सॉरी यूनियन लिस्ट है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। जो स्टेट है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो कंकरेंट है वहां आती है। ठीक है, तो उनको यहाँ पे सेपरेट किया गया। ठीक है, और एक तरह से यहाँ पे ना बाय कैमरल लेजिस्लेचर वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम एट द सेंट्रल लेवल। ठीक है, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव आपकी काउंसिल थी, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे जो बनाया गया। जैसे हम प्रेजेंट में देखते हैं ना कि देश के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है, तो यहाँ पे बाइकैमल लेजिस्लेचर है। और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो है वो वहां पे भी विधान परिषद है, विधानसभा है, विधान परिषद है। तो वो चीजें यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस की गई इस एक्ट के आने के बाद, जो आपका ये 1919 का एक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस एक्ट की हैं, जहां से क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर बन जाता है। ठीक है, जैसे बात हम करते हैं ना राज्यसभा लोकसभा लोकसभा, ठीक है, ऐसे ही जो है वहां पे भी इंट्रोड्यूस वहां पे किया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक मैंडेटरी यहाँ पे किया गया कि जो 3 मेंबर होंगे वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो आपकी उस टाइम बहुत सारे आजादी के जो मूवमेंट्स हमारे देश के अंदर चले थे, तो उनको दबाने के लिए और उनसे डर की वजह से यहाँ पे जो इंडियंस को भी यहाँ पे जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मिलना शुरू हुआ वाइस एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, कि 3 मेंबर जो है वो हमारे यहाँ पे। ठीक है, और एक तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद जो है यहाँ पे की गई, उसको फर्स्ट टाइम यहाँ पे एस्टेब्लिश जो यहाँ पे किया गया। तो ये आपके जो एक्ट है, ये इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे ये सारे काम यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे एक्ट है, का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था,
ये एक्ट हमारे देश के अंदर जो है वो काम कर रहा था, ठीक है? और इस एक्ट से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे की गई हैं, ठीक है? और जो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ से ली गई हैं, ठीक है? ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब जब ये एक्ट हमारे पास आया 1935 का, वो एक्ट था यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ पे प्रपोज़ की गई, ठीक है? जो कंसिस्ट करती है ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है? और जो आपके सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस में, ठीक है? इन फेडरलिस्ट प्रोविंसेस इन चार्ज ऑफ प्रोविजनल लिस्ट वहाँ पे। जैसे मैं पहले ही बताया आपको कि भी अ लिस्ट है, तो वैसे ही यहाँ पे चीज़ें वहाँ पे की गई थी, ठीक है? और एक तरह से मतलब जहाँ पे जो आपकी कंकरेंट लिस्ट थी वहाँ पे ये भी एस्टेब्लिश वहाँ पे की गई। जैसे मान लो कि मैं एग्ज़ाम्पल आपको पहले दे रहा था कि भई जो 35 का जो एक्ट हमारे पास यहाँ पे आया ना, जो आपकी जो फेडरल लिस्ट थी, वहाँ लॉ बना सकती थी। जो आपके प्रोविंसेस लिस्ट थी वहाँ पे जो है वो जो प्रोविंस थे वो लॉ वहाँ पे बना सकती थी या फिर जो आपकी कंकरेंट लिस्ट थी वहाँ पे दोनों लॉ बना सकती की बात आती है, जैसे जो कंकरेंट लिस्ट है, आप वहाँ पे दोनों सरकारें लॉ बना सकती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो लेकिन अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ वो प्रिवेल होता है। स्टेट गवर्नमेंट का वहाँ पे नहीं होता। दोनों में अगर मान लो कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर जो कॉन्ट्रडिक्टर वहाँ पे चीज़ें आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे लॉ बनाती है। और स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाते हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, अगर वहाँ पे कोई गवर्नर रूल वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे ऐड ऑन की गई थी वहाँ पे, ठीक है? इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे कि जो आपके 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम पे, तो 6 में जो है वो एक तरह से एक मोर ऑटोनॉमी वहाँ पे उनको वहाँ पे दी गई और इनमें जो है बाइकैमरल सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस के अंदर भी। जैसे हम प्रेज़ेंट में देखते हैं ना कि 7 स्टेट्स हमारे देश के अंदर है जहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक है? एक अपर हाउस है, लोअर हाउस है, ठीक है? और एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, वो है ये अब जो आपका आरबीआई को एस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया, ठीक है? आरबीआई को यहाँ पे की गई 1935 एक्ट के अंदर चीज़ें की गई थी, ठीक है? उसके बाद आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है? और ये एक्ट तब तक कंटिन्यू हुआ था जब तक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिप्लेस नहीं किया गया था। ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ ठीक है, जब तक इन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा नहीं बन के तैयार हुआ था, लागू नहीं हुआ था, तब तक यही इसी एक्ट जो है वो ये इसी एक्ट ने यहाँ पे बस यहाँ पे लास्ट एक्ट हमारे पास यहाँ पे आता है। वो एक्ट हमारे पास है यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडियन को एज़ ए इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर किया गया, ठीक है? जो यहाँ पे एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट से चाहे वो सेंट्रल लेवल पे है, चाहे वो प्रोविंसेस लेवल पे है, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो एक तरह से जो लेजिस्लेटिव जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, जो लेजिस्लेटिव पावर थी, वो यहाँ पे उसको यहाँ पे असाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया को, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ठीक है? जो हम डिस्कस कर रहे थे या इस यहाँ पे कि यहाँ से देखो 2 1 या 2 से बन जाते हैं। आपके जीके पार्ट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के अंदर भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट एक्ट थे। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मेरे को कि और पढ़ना है कि आज यही टॉपिक काफ़ी है। तो आप मुझे बता दीजिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं टॉपिक देखता हूँ। कुछ चीज़ रिपीट करनी है तो वो आप मुझे बता सकते हैं या फिर कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, फिर से बोलना चाहता हूँ वो आप मुझे बता सकते हैं। इतना ही पढ़ना है कि कुछ और एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? ये मुझे बता दीजिए।
चलिए फिर ठीक है, आज हम और कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना शुरू करेंगे। कल से जो है वो आपके हार्डली 45, क्योंकि कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करें, वो टॉपिक बड़े लेंथी हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक को कंप्लीट करें। जो बड़ा लेंथी टॉपिक है उनको हम दो या तीन लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मई मिड तक हम इस सिलेबस को कोशिश करेंगे, ताकि आपको टाइम मिल जाए इसको रिवीजन करने का, और फिर से आप लेक्चर को देख पाए। तो यही था इस लेक्चर के अंदर। अगर कोई कुछ आपको कंफ्यूजन है, क्वेरीज होती हैं, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज हम इतना डिस्कस करेंगे, कल से फिर आप रेडी हो जाइए, क्योंकि कल से टॉपिक लेंथी हैं, तो हम कल से उनको डिस्कस करेंगे। तो यही था इस लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।